हेलो एवरीवन। पिछले लेसन में हम लोग देख चुके हैं भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ था। हम लोग देखे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक जो भी महत्वपूर्ण एक्ट्स अधिनियम आए थे उससे संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते थे सारे को हम लोग समझने का प्रयास किए थे। इस लेसन में हम लोग देखेंगे संविधान सभा के बारे में, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने किया था? तो देखिए यह विचार सर्वप्रथम आया था एम एन रॉय के मन में। एम एन रॉय क्या थे? एक वामपंथी लीडर थे। इनके दिमाग में सबसे पहले यह आया कि एक भारत के लिए संविधान सभा होना चाहिए जो कि भारत के संविधान का निर्माण करेगा। उसके एक साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से पहली बार संविधान सभा की मांग किया गया 1935 में। ठीक है, तो सर्वप्रथम विचार आया एम एन रॉय के मन में, उसके बाद कांग्रेस के मंच से 1935 में यह मांग किया गया। फाइनली क्या होता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन कब भारत आता है? तो मार्च 1946 में। आपको ये भी याद रखना है कि कब कैबिनेट मिशन भारत आता है, तो मार्च 1946 में। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। कैबिनेट मिशन इसलिए बोला जाता है कि ब्रिटिश कैबिनेट या ब्रिटिश मंडल के सारे लोग ये सदस्य होते हैं, उसी में से 3 सदस्य को भारत भेजा जाता है। तीनों सदस्य का आपको नाम भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक का नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा का नाम था पैथिक लॉरेंस और तीसरा का नाम था ए बी अलेक्जेंडर। अब देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या थे, पैथिक लॉरेंस क्या थे, ए बी अलेक्जेंडर क्या थे। तो देखिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स से व्यापार मंत्री थे या व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, ये भी बोल सकते हैं। पैथिक लॉरेंस कौन थे? तो भारत के सचिव थे, भारत सचिव थे। ए बी अलेक्जेंडर कौन थे? तो ए बी अलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री थे। अब क्या होता है कि मुस्लिम लीग द्वारा जो होता है 2 संविधान सभा की मांग किया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा यह बोला जाता है कि एक भारत के लिए, एक पाकिस्तान के लिए। भारत को बांट करके पाकिस्तान बनाना चाहते हैं मुस्लिम लोग और बोलते हैं कि 2 संविधान सभा भी होना चाहिए, लेकिन कैबिनेट मिशन ने इस मांग को ठुकरा देता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के अलग संविधान सभा के मांग को मान लिया था या नहीं माना था? तो नहीं माना था, उसके मांग को ठुकरा दिया था। इसने बोला कि सिर्फ एक ही संविधान रहेगा, वो सिर्फ रहेगा भारत के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, संविधान सभा गठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ा जाता है। उसके लिए क्या होता है कि सदस्य संख्या निर्धारित किया जाता है 389। संविधान सभा के लिए सदस्य संख्या कितना निर्धारित किया जाता है? 389। और जुलाई में उसके लिए क्या होता है? चुनाव होता है। जुलाई 1946 में इसके लिए चुनाव होता है। अब देखिए पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का संविधान सभा का निर्माण किस मिशन योजना के तहत हुआ था? तो एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कितना सदस्य निर्धारित किया गया था? तो 389। जो 389 सदस्य निर्धारित किया गया था उसमें से ब्रिटिश भारत से 296 और देसी रियासत से 93। देखिए ब्रिटिश भारत और देसी रियासत का मतलब क्या हो गया कि अगर ये इंडिया का मैप ड्रा करते हैं तो कई क्षेत्र में क्या थे कि जो इंग्लैंड वाले थे वो पूरी तरह से कब्जा करके शासन कर रहे थे और कई क्षेत्र में यहाँ राजा महाराजा रहते थे, वो अंदर के शासन खुद संभालते थे और बाहरी संबंध के लिए अंग्रेजों से उनको अनुमति लेना पड़ता था। तो इन सारे को देसी रियासत बोलते थे। तो ब्रिटिश भारत से 296 निर्धारित किया गया और देसी रियासत से 93। तो टोटल कितना हो जाएगा? 389 हो जाएगा। अब देखिए जो ब्रिटिश भारत से 296 निर्धारित किया गया था उसको 2 भाग में बांटा गया। भारत में 2 तरह के प्रांत था। एक प्रांत था जिसमें गवर्नर जनरल शासन करता था और एक प्रांत था जिसमें मुख्य आयुक्त शासन करता था। तो जो गवर्नर जनरल के प्रांत था उसमें से 292 सदस्य लेने की बात कही गई थी और 4 सदस्य मुक्त आयुक्त के प्रांत से। तो 292 या 4 कितना हो गया? 96 हो जाता है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इस बार दरोगा एग्जामिनेशन में पूछा गया था, बिहार दरोगा एग्जामिनेशन में, कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? तो संविधान सभा का निर्माण हुआ था नवंबर 1946 में। कब हुआ था? नवंबर 1946 में हुआ था। चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, जो चुनाव वगैरह हुआ था, इसमें जो है वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था या नहीं। तो वयस्क मताधिकार का उपयोग नहीं किया गया था। इसमें साधारण जनसंख्या के अनुपात में सीट बांटा गया था। अगर एक क्षेत्र का 10 लाख जनसंख्या है तो वहाँ पर 1 सीट दिया गया था। कितना दिया गया था? 1 सीट दिया गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक समुदाय का व्यापक प्रतिनिधित्व दिया गया था।
मतलब इसमें हिंदू भी शामिल थे, सिख भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे, पारसी भी शामिल थे, अनुसूचित जाति भी, अनुसूचित जनजाति भी, भारतीय ईसाई, महिलाएं, सब इसमें शामिल था। मतलब सभी को व्यापक प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया था। एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया है, क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे? तो नहीं। देखिए उस समय जितना भी भारतीय लीडर थे सब लगभग संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक थे महात्मा गांधी और एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों ही संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का निर्माण होना शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही क्या होता है कि 1947 में क्या होता है, भारत का बंटवारा हो जाता है। मतलब संविधान सभा का निर्माण की प्रक्रिया में आगे तो लोग बढ़ जाते हैं, लेकिन 1947 में क्या होता है, भारत का बंटवारा हो जाता है। जब भारत का बंटवारा हो जाता है तो यह जो सदस्य संख्या 389 निर्धारित किया गया था, इसको घटा करके 299 कर दिया जाता है। कितना? 299 कर दिया जाता है। और ब्रिटिश भारत के लिए 229 और देसी रियासत के लिए कितना? 70। देखिए सब फैक्ट्स तो याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं, ज़्यादा इसका कॉस्ट बेनिफिट है नहीं, लेकिन कम से कम ये याद रखिएगा, शुरू में 389 सदस्य संख्या था, बाद में घटा करके 299 कर दिया जाता है। चलिए अब देखिए, संविधान सभा एक संप्रभु इकाई की तरह अपना संविधान का निर्माण करना शुरू कर देता है। ठीक है, बाद में जब हम आलोचना में इसको देखेंगे तो देखेंगे बोला जाता है कि भारतीय संविधान सभा जो था संप्रभु इकाई नहीं था। गांधी जी भी बोले थे कि संप्रभु इकाई नहीं था, तो इसको आलोचना में देखेंगे। फिलहाल समझना क्या कि संविधान सभा एक संप्रभु इकाई था और संविधान का निर्माण बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कर रहा था। अब आगे आते हैं। अब क्या होता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का पहला बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया जाता है? बैठक का बहिष्कार किया जाता है। और इसमें जो सबसे बहुत सारे सदस्य शामिल होते हैं, इसमें जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होते हैं उनका नाम होता है सच्चिदानंद सिन्हा। उनको अस्थायी मतलब टेम्पोररी रूप से अध्यक्ष बना लिया जाता है संविधान सभा का। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि पहली बार इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया ना। तो बीपीएससी 63rd प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, 9 के बाद 2 दिन बाद होता है 11 दिसंबर को दूसरी बैठक। पहले क्या हुआ 9 दिसंबर को, और फिर क्या होगा 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होगा। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, मतलब परमानेंट रूप से इनको अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम परमानेंट या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर टेम्प्रोरी इनको सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और इनको परमानेंट रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है 11 दिसंबर को। ठीक है, तो पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर को। दूसरा बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर को हुआ था। अब देखिए साथ में इसमें कुछ और निर्णय लिया गया था। इसमें यह निर्णय लिया गया कि एच.सी. मुखर्जी, जिनको हरेंद्र कुमार मुखर्जी बोलते हैं, एच.सी. मुखर्जी इनको बोलते हैं, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, इनको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुन लिया जाता है। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। देखिए इनको यह काम दिया गया था कि आप सिर्फ सलाह देते रहिए कैसे कैसे क्या करना है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव थे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद फिर क्या होता है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है। 13 दिसंबर को होता है, 13 दिसंबर 1946 को होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप ले लेता है। ठीक है ना, बाद में हम लोग समझेंगे प्रस्तावना क्या होता है। फिलहाल समझिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव का मकसद ये रहता है कि हम जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें इसी चीज़ का चर्चा होता है। तो 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है और फाइनली रूप से इसको स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। तो ये भी आपको याद रखना है। अब संविधान सभा का तो क्या होता है, गठन हो जाता है। अब संविधान सभा का कार्य क्या होता है, तो संविधान सभा को मुख्य रूप से 2 कार्य होता है। एक कार्य दिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाइए। क्या बनाइए? स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाइए। और दूसरा आम कानून बनाइए। देखिए
संविधान का मतलब है कि देश का जो है शासन प्रशासन लंबे समय तक कैसे चलेगा, यह संविधान का मतलब हो गया। आवाम कानून मतलब डेली के लिए जो होता है, रोज़मर्रा जो कानून देखते हैं, जो भी जिसके अनुसार शासन प्रशासन होता है, उसको आम कानून बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर और समझना है कि देखिए, संविधान बनाने के काम के लिए जब संविधान सभा का बैठक होता था तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जाता था। लेकिन जब देश के लिए आम कानून बनाने के लिए इसकी बैठक होता था तो उस समय अध्यक्षता किया जाता था गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा। फिर से समझिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब संविधान बनाने के लिए इसका मीटिंग होता था तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब देश के लिए आम कानून बनाने के लिए इसका बैठक होता था तो इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। अब यहाँ पर समझिए, आज के डेट में अगर आम कानून बनाने की बात करते हैं तो कौन बनाता है? संसद बनाता है। कौन बनाता है? संसद। लोकसभा राज्यसभा मिलकर के वहाँ पर आम कानून बनाता है, जो भी कानून बनाना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह संसद के रूप में भी कार्य किया। तो क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछा गया था कि भारत का प्रथम संसद कौन था? तो भारत का प्रथम संसद कौन हो जाएगा? संविधान सभा ही हो जाएगा, क्योंकि संसद के रूप में भी काम कर रहा था ना, तो यह संसद हो जाएगा के रूप में कार्य कर रहा था। तो यहाँ से हो जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम संसद कौन था? तो आपका था संविधान सभा था। स्वतंत्र भारत का प्रथम संसद कौन था? तो संविधान सभा था। अब देखिए, यह संविधान सभा जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य करता है। अंतरिम संसद का मतलब है कि जब तक नया संसद बन नहीं जाएगा तब तक यह संसद के रूप में काम करते रहेगा। तो भारत में देखिए, प्रथम आम चुनाव होता है 1951-52। 1951-52 का मतलब ये होता है कि अक्टूबर 1951 में शुरू होता है चुनाव और फरवरी 1952 तक चलता है, इसीलिए उसको 1951-52 देते हैं। इसके बाद चुनाव होने के बाद एक नया संसद बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन जब तक संसद नया बन नहीं जाता है तब तक कौन रहता है? संसद के रूप में कार्य करता है। तो ये संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और जब संसद बन जाता है पर वहाँ पर जब लोकसभा का मीटिंग होता है तो वहाँ पर भी अध्यक्षता कौन करते हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर ही करते हैं। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि गणेश वासुदेव ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम संसद कौन था? संविधान सभा था। अब बढ़ते हैं आगे। अब संविधान सभा का जो मेन कार्य था उसके अलावा भी कुछ और कार्य दिया गया था। तो उसमें से और कार्य था, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। देखिए, राष्ट्रगान को भी और राष्ट्रगीत को दोनों को एक ही दिन अपनाया गया था, वह था 24 जनवरी 1950 को। अब भारत का राष्ट्रगान कौन होता है? तो जन गण मन। देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखिए, यहाँ गान में क्या है? गा न, लास्ट में न लगा हुआ है। जन गण मन सब में देखिए न लगा हुआ है। तो राष्ट्रगान क्या हो जाएगा? जन गण मन, और राष्ट्रगीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो ये थे आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे वंदे मातरम के रचयिता? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया था। साथ ही 24 जनवरी 1950 को एक और चीज़ किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। तो भारत के पहला राष्ट्रपति कौन हो गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो गए। साथ ही क्या होता है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का संविधान सभा द्वारा सत्यापन भी किया जाता है, या मई 1949 में किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संविधान जब निर्माण होने की दिशा में आगे बढ़े तो संविधान निर्माण करने के लिए कई सारा समिति बनाया गया। इस समिति का काम था कि अलग अलग काम करना, अलग अलग उनको काम सौंपा गया, क्योंकि संविधान बनाना है। अब देखिए, चूंकि भारत जो है, भारत में बहुत सारे क्या थे? गरीब थे, और यहाँ पर बहुत सारे क्या थे कि लोगों का शोषण होता था। हमेशा देखते थे कि जो उच्च कास्ट होते थे निम्न कास्ट का शोषण करते थे। तो एक ऐसे संविधान के निर्माण की दिशा में लोग आगे बढ़ना चाह रहे थे ताकि इसको कोई जल्दी उल्लंघन न कर सके, और एक भारत के लिए लंबे समय तक इसको इकट्ठा करके रख सके, पूरे भारतवर्ष को एक धागा में बांध करके रख सके। इसके लिए क्या किया गया? बहुत सारा समिति बनाया गया कि बेहतर ढंग से हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा हो सके। तो देखिए, ऐसे बहुत सारा समिति बनाया गया था, 15-16 को, लेकिन 8 प्रमुख समिति है, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो देखिए,
एक समिति का नाम था संघ संचालन और प्रक्रिया नियम समिति। क्या नाम था? संघ संचालन और प्रक्रिया नियम समिति। तो इसका अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अध्यक्षता दिया गया। देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अध्यक्ष ही ना संचालन करेगा, संचालन अध्यक्ष करेगा, और नियम प्रक्रिया भी कौन बनाएगा? वही बनाएगा। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो संघ संचालन समिति और प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति जो बनता है, इस तीनों की अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो इसको याद कर सकते हैं। कौन हो गया? संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। और राज्यों के लिए समिति, जो राज्य से समझौता करेगा, उसका भी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति होता है, उसके भी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखिए 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में, और वहाँ पर कांग्रेस के मंच से पहली बार मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया था, और उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर याद कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार वाला जो समिति था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। और यह प्रारूप समिति, सारे समिति में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो प्रारूप समिति ही था। तो अब समझते हैं प्रारूप समिति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रारूप समिति का काम क्या था? इसका कार्य यह था कि संविधान का प्रारूप तैयार करना, कि संविधान कैसा होगा, कैसे दिखाई देगा, हमारा जो संविधान बन रहा है किस रंग रूप में होगा, किस इसमें क्या क्या होगा, इसका काम यही था। तो देखिए यह सबसे महत्वपूर्ण समिति था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। मतलब भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिला था, और 14 दिन बाद जो है इस समिति का गठन किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। इसका काम क्या था? संविधान का प्रारूप तैयार करना। और देखिए यह जो प्रारूप समिति है, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 7 सदस्य थे। देखिए पहले तो इसके सदस्य से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन हाल फिलहाल के डेट में क्या देखा गया, हाल फिलहाल जो भी एग्जाम हो रहा है, कि उसमें सदस्य का नाम पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। तो देखिए पहला जो सदस्य थे उनका नाम था भीमराव अम्बेडकर। ये अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और चूंकि संविधान का पूरा प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी प्रारूप समिति के ऊपर ही था, इसीलिए, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था भीमराव अम्बेडकर, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है भारतीय संविधान का पिता बोला जाता है, भारतीय संविधान का शिल्पकार बोला जाता है, भारतीय संविधान का आर्किटेक्चर बोला जाता है, या आधुनिक युग का मनु बोला जाता है। आधुनिक युग का मनु क्यों बोला जाता है? क्योंकि पुराने समय में मनु के द्वारा जो मनु स्मृति बनाया गया था, उसी के आधार पर पुराने समय में शासन प्रशासन होता था। आज के समय में भारत का शासन प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो भारत के संविधान द्वारा। और भारत के संविधान को बनाने में मुख्य भूमिका किसका रहा है? भीमराव अंबेडकर का। इसलिए इनको बुलाया जाता है, कई नाम से बुलाया जाता है, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का शिल्पकार, भारतीय संविधान का आर्किटेक्चर, आधुनिक युग का मनु बोला जाता है। तो आप याद रख सकते हैं। दूसरा सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर। फिर अगला सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। फिर डॉक्टर के.एम. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। देखिए 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। और फिर थे एन माधवराव। देखिए एन माधवराव बाद में आए थे, पहले बी.एल. मित्र थे। कौन थे? पहले बी.एल. मित्र थे, लेकिन बी.एल. मित्र का तबीयत जब खराब होने लगा तो इस्तीफा दे दिए, तब चुना गया एन माधवराव को। इसके अलावा एक और व्यक्ति आए, टी कृष्णामाचारी आए। कौन आए? टी कृष्णामाचारी, जो कि डीपी खेतान के जगह पर आए। देखिए डीपी खेतान में क्या होता है? 1948 में मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो है इसमें टी कृष्णामाचारी को शामिल कर लिया जाता है। तो एक बार फिर से देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णामाचारी हो गया। ठीक है। अब क्या होता है कि संविधान सभा का पहला प्रारूप प्रकाशित किया जाता है फरवरी 1948 में। मतलब संविधान सभा के लिए प्रारूप बनाने की दिशा में लोग आगे बढ़ जाते हैं, और पहला प्रारूप प्रकाशित किया जाता है फरवरी 1948 में, और दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया जाता है अक्टूबर 1948 में। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे वाला इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का अंतिम प्रारूप कब पेश किया जाता है? 4 नवंबर 1948 को। आज दिन संविधान को पूरी तरीके से पहली बार पढ़ा जाता है, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा को पहली बार कब पढ़ा जाता है? भारतीय संविधान को पहली बार कब पढ़ा जाता है? तो 4 नवंबर 1948 को पढ़ा जाता है। तो इसको याद रख सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है
भारतीय संविधान का निर्माण हो जाता है। और भारतीय संविधान का निर्माण होने के बाद 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। आंशिक रूप से लागू करने का मतलब ये हुआ कि पूरी तरीके से भी लागू नहीं हुआ, कुछ प्रावधान को लागू किया गया है और कुछ प्रावधान को भी बाद में लागू किया जाएगा। तो भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया जाता है? 26 नवंबर 1949 को। अब समझिएगा, चूंकि 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान को लागू किया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। तो कई बार आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन नहीं, चूंकि 26 नवंबर को पहली बार क्या होता है? संविधान को आंशिक रूप से लागू किया जाता है। इसी कारण से 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और जिस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू होता है, टोटल 299 सदस्य में से 284 सदस्य उपस्थित रहते हैं और 284 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अब क्या होता है कि 26 नवंबर को तो लागू हो गया। अब क्या होता है कि संविधान सभा का अंतिम बार बैठक होता है 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बार बैठक कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। इस दिन क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहला राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। मतलब देखिए, अंतिम बैठक हुआ तो अब संविधान लागू पूरी तरीके से आगे कर लिया जाएगा। साथ ही क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहला राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और फाइनली इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी को भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता है। और जब भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता है तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। देखिए, कई बार स्टूडेंट जो है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस में कन्फ्यूजन करते हैं। स्वतंत्रता का मतलब होता है जब भारत को आज़ादी मिला, तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिलता है। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? 15 अगस्त 1947 को। और गणतंत्र जिस दिन, गणतंत्र का मतलब होता है जिस दिन हमारा भारतीय संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। तो 26 जनवरी पूरी तरीके से लागू हो जाता है। तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्यों लागू हुआ था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ? इस दिन 26 नवंबर को क्यों नहीं पूरी तरीके से लागू कर दिया गया? तो देखिए, 26 जनवरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप याद कीजिए, 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे? प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और प्रत्येक साल हम क्या करेंगे? 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। अब प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो इस ऐतिहासिक डेट के इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी 1930 को ही 26 जनवरी को ही लागू किया गया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखें? 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ और पूरी तरीके से लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। इस दिन गणतंत्र दिवस मनाएं। अब देखिए, भारत के संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? तो टोटल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। देखिए, इतना लंबा समय लगने के पीछे ये रीजन था कि भारत के जो संविधान निर्माता थे वे चाहते थे कि एक मजबूत संविधान का निर्माण किया जाए जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है ना। अगर कमज़ोर संविधान बना देते तो आसानी से तोड़ दिया जाता। इस कारण से एक मजबूत संविधान बनाने के लिए एक लंबा समय लगा। इसी का परिणाम है कि हमारा भारत जो है आज भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और विकास की दिशा में अग्रसर है। अब क्या हुआ कि जब संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता है तो भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है और भारत शासन अधिनियम 1935 को ही समाप्त कर दिया जाता है। देखिए, होता क्या है कि यह प्रावधान किया जाता है कि जब तक भारत संविधान का निर्माण नहीं कर लेता है तब तक भारत का शासन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब तक भारत के संविधान पूरी तरीके से निर्माण नहीं हो गया था तब तक भारत का शासन किसके तहत चलाया जा रहा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाया जा रहा था। बाद में दोनों को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब भारत के संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। तो इस समय लागू हुआ तो संविधान में कितना अनुच्छेद, अनुसूची और भाग था? तो देखिए, भारत के जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद था। अभी भी देखिए, मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन इसी में ABCD जोड़ दिया जाता है। आप सुनते होंगे कि 4 के A ऐसा करके सुनते होंगे, 19 के A ऐसा करके सुनते होंगे, है ना, 51 के इस तरह के सुनते होंगे। तो इस तरह से क्या होता है, बाद में बहुत सारा और भी इसमें चीज़ जोड़ा गया। तो वर्तमान समय में 465 के आसपास अनुच्छेद हो गया, लेकिन मूल रूप से कितना है? 395 ही अनुच्छेद है।
और अनुसूची की संख्या कितना था, तो अनुसूची की संख्या मूल रूप से 8 था और वर्तमान में कितना है, 12 है। और भाग की संख्या मूल रूप से कितना था संविधान में, तो 22 था। आज भी मूल रूप से क्या है, मतलब 22 ही है, लेकिन इसी में ABCD करके जोड़ दिया गया है, तो 25 के आसपास हो गया है आपका भाग। तो फिर से एक बार समझते हैं कि मूल रूप से संविधान जब लागू हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद था। आज के समय में ABCD करके बहुत सारा प्रावधान जोड़ दिया गया तो 465 के आसपास हो जाता है। अनुसूची की संख्या मूल रूप से कितना था, तो 8 था। वर्तमान समय में कितना है, 12 है। मूल रूप से भाग की संख्या कितना था, तो 22 था। और वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में 25 के आसपास हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि संविधान सभा का आलोचना क्यों किया जाता है। बहुत सारे विद्वानों द्वारा संविधान सभा का आलोचना किया जाता है। तो देखिए, आलोचना इसलिए किया जाता है, बोला जाता है कि भारतीय संविधान कोई संप्रभु इकाई नहीं था। संप्रभु का मतलब होता है कि हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और हम खुद से सब काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ है। किसके तहत हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन को कौन भेजा था, तो कैबिनेट मिशन को कौन भेजा था, ब्रिटिश संसद द्वारा भेजा गया था ना। तो बोला गया कि आप ब्रिटिश संसद की अनुशंसा पर काम कर रहे हैं तो आपको संप्रभु इकाई कैसे कहेंगे। इसलिए महात्मा गांधी द्वारा भी बोला गया था कि संविधान सभा संप्रभु इकाई नहीं है। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा का संप्रभु इकाई माना था या नहीं, तो क्या संप्रभु इकाई माना था, तो नहीं, संप्रभु इकाई नहीं माना था। साथ ही इसमें भी बोला गया कि संविधान बनाने में बहुत समय की बर्बादी किया गया, बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी किया गया। देखिए, बोला गया कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा इस संविधान को बनाने में, तो बर्बादी नहीं समय का हुआ। लेकिन इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, भारत के संविधान को बहुत ही मजबूत बनाना था। और देखिए, जब मजबूत बनाना है उसके लिए क्या किया कि अलग अलग संविधान का अध्ययन किए। अब देखिए क्या हुआ कि 60 से भी अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। उसमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान था उसको भारतीय संविधान में शामिल करने का प्रयास किया गया। और यह प्रयास किया गया कि यहाँ के जो मतलब नीचे से नीचे तबके के लोग हैं, किसी का भी शोषण ना हो, मतलब व्यक्ति का शोषण ना कर सके। ऐसे प्रावधान करने में, संविधान बनाने में एक लंबा समय लगता ही है। तो ये भी क्या है, आलोचना गलत है। फिर क्या बोला जाता है कि दूसरे संविधान का नकल है। जैसा कि मैंने बोला कि भारतीय संविधान में अलग अलग जगह से बहुत सारा चीज़ लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। कंप्यूटर में देखते हैं ना कि कॉपी किया जाता है, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारत का संविधान कॉपी पेस्ट नहीं है। क्यों कॉपी पेस्ट नहीं है, क्योंकि देखिए, अलग अलग देश के संविधान को भले ही स्टडी किया गया, लेकिन जो भारत के लिए सही हो सकता था उसमें कुछ संशोधन के साथ यहाँ पर लागू किया गया है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कॉपी किया गया यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। तो ये भी आलोचना क्या है, गलत है। अगला क्या है, कांग्रेस का प्रभुत्व था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसमें प्रभुत्व था। ये भी आलोचना गलत है। जैसा कि पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि इसमें क्या हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया था। हाँ, ये सही बात है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन हर एक वर्ग को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय, सारे लोग को इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था। अब बोला जाता है कि हिंदुओं का प्रभुत्व, मतलब हिंदू ज़्यादा थे, तो ये भी गलत है। देखिए, हाँ, हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक वर्ग को उसका जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया था। अगला चीज़ बोला जाता है वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, जो कि कई मायने में सही भी है। इसमें बोला जाता है जो संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था उसमें से बहुत लोग वकील थे, राजनीतिज्ञ थे। इसमें से डॉक्टर, इंजीनियर और भी जो अलग अलग पेशे से संबंधित लोग होते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है, ठीक है। तो इतना सारे हम लोग इसमें से प्रावधान देखें। अब देखिए, इसको लेसन को 1 से 2 बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो 3 बार देखिएगा, आपको पूरा का पूरा सारे चीज़ इसमें समझ में आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।